कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है। आज हम उसी हौसले से भरे एक घर या फिर कहें धरती पर मौजूद हैं, जहां एक ऐसे हौसलों से भरी हुई उड़ान ने जन्म लिया। हम आपको दिखा दें, ये वही घर है। आप देखेंगे कि इसकी दीवारें या फिर कहें चौखट, हर चीज़ एक हौसले, एक संघर्ष को बयां करती है। ये एक ऐसे संघर्ष को, एक ऐसी लड़की जिसने दलित समाज में जन्म लिया, पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। हम आपको बता दें, आगे बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं मायावती जी की ही बात कर रही हूँ। मैं आपको दिखा दूं कि आज मैं उनके पैतृक आवास पर मौजूद हूँ, जहाँ भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगी है, जिनके आदर्शों पर वो पली बड़ी हैं, उनके आदर्शों पर ही चली हैं। हम आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके घर का जो संरक्षण कर रहे हैं, विक्रम जी मौजूद हैं। विक्रम जी, आप कब से इस घर में रह रहे हैं? मैं 2006 से रह रहा हूँ। तो आप इस घर में रह रहे हैं, काफी स्मृतियां आपकी इस घर के साथ जुड़ गई होंगी। मायावती जी का जो बचपन था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहन जी के बारे में कहना चाहूँगा कि जन्म तो उनका दिल्ली में हुआ था, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ कुछ ही साल की थी, यहाँ से फिर वो चली गई थी अपने ननिहाल। वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई वगैरह जो भी है जो किया है, एलएलबी करी, उसके बाद उन्होंने टीचिंग करी है, स्कूल में मतलब टीचर पढ़ाती थी। और उनके बाद फिर उन्होंने संघर्ष तो काफ़ी किया है बचपन से लेकर, कि जिद्दी टाइप की थी वो बहुत, कि जो उनको करना है वो करना है। तो किसी से डरती नहीं थी, निडर थी वो, बचपन से ही निडर थी। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने पढ़ाई करके फिर मान्यवर कांशीराम साहब के संरक्षण में चली गई हैं। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने बताया, तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष करते हुए सीढ़ी बाई सीढ़ी अपना जो लक्ष्य था उन्होंने पा लिया। अब आप खुद ही आप देख लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री, इतने बड़े उत्तर प्रदेश की रही हैं, तो आप उनके संघर्ष को तो आप खुद ही स्वतः ही पहचानिए कि एक लेडीज़, एक लड़की होने के बावजूद, इतना संघर्ष करने के बाद 4 बार मुख्यमंत्री, एक दलित समाज से होना बहुत बड़ी बात है। आप इस घर में रह रहे हैं, हम आज इस घर में आए। ये घर काफ़ी एक दर्शा रहा है, कहें तो एक ऐतिहासिक घर भी है, जहाँ मायावती जी की कुछ चीज़ें जो सामने आ रही, लग रहा है कि ये घर उनकी स्मृतियों को बयां कर रहा है। इसके दरवाजे देखें या फिर इसकी जो पत्थर लगा है, वो कहना चाह रहा है कि यह संघर्ष की उस बुनियाद पर बना है। तो आप मायावती जी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? लोगों के लिए क्या मोटिवेशन देता है? देखिए, मायावती जी के संघर्ष को मैं ऐसे देखता हूँ कि बहन जी बहुत संघर्षशील नेता रही हैं, बचपन से ही संघर्ष रहा है। बहुत ही एक मतलब एक पुअर फैमिली कहेंगे हम उस ज़माने में, तो बहुत ही मतलब एक गरीबी रेखा से मतलब एक उठ के इतना संघर्ष किया उन्होंने। पढ़ाई लिखाई पूरे परिवार को थामना है, यानी उनकी पिताजी से भी कुछ मतलब बाहर मतलब एक नेतागिरी में निकलने के लिए उनसे थोड़ी सी बीच बीच में उनसे तो तुम्हें अभी भी पिताजी से हो गई थी। लेकिन उन्होंने समाज को देखा, अपने घर को ना देख के उनको समाज को देखा। उन्होंने ये देखा कि ये जो समाज है वही मेरा घर है, और उन्होंने अपना घर त्याग के और समाज की खातिर वो राजनीति में चले गए। आप इस घर में कई सालों से रह रहे हैं। मायावती जी का फिलहाल नया घर बन गया है यहाँ पर, तो वो इस घर में आपकी का उनके ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, तो आपके उनके साथ कैसे संबंध है? वो इस घर में आती हैं? देखिए, वो बड़ी लीडर हो गई हैं, समझ रहे हो ना, एक इंटरनेशनल नेता हो गई हैं। और इंटरनेशनल नेता को आने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स शुरू हो जाते हैं, यानी तो हर प्रोटोकॉल को समझते हुए ऐसे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो अगर वो आएंगी तो उनके लिए बहुत सारा सिस्टम चाहिए आने के लिए, समझ रहे हो ना आप। पुलिस प्रशासन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब एक ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन करूं या कोई फ़ोन करे बहन जी बादलपुर आ जाओ, कैसे आ जाएंगे वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी नेता है। उनके आने के लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल चाहिए, पुलिस प्रशासन चाहिए, परमिशन चाहिए, क्योंकि ऐसी तो है नहीं कि वो छोटी मोटी नेताएं उठाए गाड़ी और घर बादलपुर आ गए। बादलपुर से उनका लगाव रहा है, बादलपुर से उनके पिताजी का बहुत लगाव रहा है, दादाजी का बहुत लगाव रहा है। पिताजी अब तो खैर बेचारे हमारे स्वर्गवास हो गए, वो बहुत ही आदर्श थे, लेकिन महीने में 2 महीने में वो हमारे यहाँ गांव बादलपुर में आते थे। किसी की कोई शादी ब्याह है, कुछ है, तो वो हमारे प्रोग्राम में बरोबर आते थे। बहन जी तो बड़ी लीडर हो गई, लेकिन उनके पिताजी ने हमारे यहाँ गाँव से कोई लगाव आज तक नहीं छोड़ा है किसी के भी, चाहे वो गुर्जर समाज है, चाहे दलित समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे कोई भी समाज है। अगर उनके पास कोई भी इनविटेशन लेके पहुंच गया तो उनको उस प्रोग्राम में आना है, क्योंकि बाबूजी का गांव से बहुत बड़ा लगाव था।
एक समय में मायावती जी का बोलबाला इतना बड़ा था कि राजनीति के जो दिग्गज हैं वो उनसे कांप जाते थे। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को उखाड़ फेंका है सिर्फ अपने विचारों के दम पर। तो आज ऐसा क्या हो गया कि जो बसपा है वो एक बैक फुट पर चली गई है, बसपा कहीं नजर नहीं आ रही, तो उसके बैक फुट पर जाने की क्या रीजन रहा है? देखिए, रीजन मैं बताता हूँ। बहन जी आज भी स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग रहेंगी। वो आज भी राजनीति के मामले में नंबर 1 की खिलाड़ी हैं। उनका कोई पता नहीं कि वो कब कौन सा पैतरा खोल दें और अपने पैतरे से कब किसी को ध्वस्त कर दें। वो आज भी इस तरह की सोच की राजनीति करती हैं। रही बात बैक फीट की, तो ये है कि देखो, पार्टी हर कोई संघर्ष करती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, है नहीं। ये बहन जी का हम इसमें कसूर नहीं कहेंगे। बहन जी तो अपने नए नए प्रयोग करती हैं और नए नए प्रयोग करने के बाद कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देती रहती है कि आपको इस तरह से काम करता है, आपको इस तरह से काम करना है। आज भी देती है, लखनऊ भी बुला के, दिल्ली भी बुला के। रही बात बैक पे जाने की, तो हो सकता है कि जो बहन जी ने अपने लीडरशिप लगा रखी है, चाहे वो कार्यकर्ता छोटा है चाहे बड़ा है, और किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, हो सकता है उनके कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो जनता का विश्वास जो होता है वो नहीं जीत पाए हों। हो सकता है जनता के अकॉर्डिंग उन्होंने, जो बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। तो उसके पीछे ये एक कारण भी हो सकता है कि जो बड़ी लीडरशिप है और उससे जो लीडरशिप नीचे की लीडरशिप है, उन्होंने जनता के प्रति अच्छा काम नहीं किया होगा, इसलिए जनता ने उनको बैक में कर दिया। अच्छा काम करोगे तो जनता दोबारा से ले आएगी उनको। मायावती जी थी, इस गांव में काफी विकास किया, उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनवाई, सड़कें बहुत अच्छी बनवाई। कहते हैं जब मायावती जी थी तो काम इतना अच्छा होता था कि अधिकारी जो थे वो रात के 12-12 बजे तक काम करते थे। लेकिन अभी हम जब गांव के घुसे फ्रंट गेट से तो काफी गंदगी देखने को मिली, हाल बिल्कुल बेहाल मिला गाँव का। तो क्या मायावती जी थी, उसके बाद से क्या गाँव में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है? देखो, रही बात बहन जी के बाद की काम की बात, अभी शासन प्रशासन का बहुत फर्क पड़ता है। गांव में गंदगियां हैं, गंदगी हो रही है, कोई सुनता नहीं है, ना अधिकारी सुनता, ना अथॉरिटी के कोई लोग सुनते हैं, है नहीं। स्वीपर वगैरह हैं, ये बेचारे आते हैं, एक दिन में आगे, 2 दिन में आगे, 4 दिन में आगे, तो ये अपना जितना होता है इन पे लोग करते हैं। और रही बात लाइब्रेरी की, बहन जी ने लाइब्रेरी नहीं बनवाई है, वो हमारे गाँव के कुछ युवा साथियों के सहयोग से बनी है, हाँ। लेकिन उस लाइब्रेरी को बनाने के पीछे बहन जी को आदर्श माना है, क्योंकि बहन जी की शिक्षा को देखते हुए, बहन जी की पॉलिटिकल राजनीति को देखते हुए हमारा केवल एक इतना मोटिवेशन है कि हम बच्चों को बताते हैं लाइब्रेरी में। हमारी भी उसमें, मैं उसका सदस्य हूँ, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में पढ़े लिखे लोग हैं, जो उसमें कंट्रीब्यूशन दे के उसको हम चला रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम उन लोगों को बताते हैं कि देखो, हमारी मायावती जी हैं, यहाँ की बहन जी हैं, वो नीचे से लिख के किस तरह से उन्होंने उठा और पढ़ी लिखी। तो हम यही बच्चों को बोलते हैं कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, है नहीं। तो एक बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो एक शेरनी का ऐसा दूध है कि आप जितना उसे पियोगे उतना धाड़ोगे। तो शिक्षा तो ऐसा है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो इसलिए हमने इस सोच को आगे रखते हुए हमने एक लाइब्रेरी का गठन किया, जिसमें हर बच्चा, चाहे IAS PCS हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे MSc हो, BSc हो, BCom, हमारे यहाँ सारी किताबें हैं और उसमें बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी में हम। जो आदर्श युवा समिति है, मैंने सुना है एक समिति यहाँ बनी हुई है, उसका क्या काम है? वो समिति क्या काम करती है, कितने लोग हैं, समिति किस तरह से काम करती है, आप थोड़ा हमको बताना चाहेंगे? समिति में पूरे गांव के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। खासकर युवा तो हैं ही हैं, और उसे बनाने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे गांव से उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चाहे वो लड़की हों चाहे लड़के हों, पढ़ के निकलें और अच्छी जॉब में जाएं, अच्छे फील्ड में जाएं, अच्छा काम करें। तो हमारा भी नाम होगा, आदर्श युवा समिति का नाम होगा, गांव का नाम होगा, क्षेत्र का नाम होगा। और उससे अभी बच्चे पढ़ के 1-2 का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हुआ भी है नहीं। तो हमें बहुत मिलता है, वो मिलता है। अभी हमने गणतंत्र दिवस बनाया था, उसमें झंडा फहराया था, तो हमारे 4-5 बच्चों का जो गवर्नमेंट जॉब में उसी कोचिंग के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। तो उन बच्चों को हमने आदर्श युवा समिति के नाम से जो हमने एक ट्रॉफी बनवाई थी, उन लोगों को, बच्चों को बुला के हमने उनको वहाँ पे सम्मानित भी किया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुए। तो उसी कोचिंग में हमारे लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद। आप मुझे ये बताइए, एक मेरा सवाल था कि बहन जी 2012 के बाद से इस गांव में कब आई हैं या नहीं आई हैं, या फिर कितनी बार आई हैं? नहीं, बहन जी 2012 के बाद तो खैर नहीं आई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो आई भी नहीं है, नहीं वो नहीं आई हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा है बहन जी का कि जब वो 21 साल की थी, तो जब वो पढ़ती थी तो वो IAS बनना चाहती थी कि जिससे अपने समाज का उद्धार कर सकें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें उन्होंने दलित समाज की बात की, मतलब उद्धार की बात की, जिसके बाद कांसीराम जी उनके घर आए,
तो ये क्या किस्सा था, इतना उनके मन में, उसके बाद उन्होंने राजनीति का सफर तय किया और जिसकी वजह से उनके पिताजी से उनकी अनबन हो गई। तो पिताजी से अनबन की वजह क्या थी? देखिए, अनबन की वजह मैं बताता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब हमारे एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे लीडर थे कि जो मतलब एक उनको एक दवा कुचला आदमी दिख जाए ना तो वो अपनी उसके लिए जान न्यौछावर कर दे। एक ऐसे लीडर थे। बहन जी की स्पीच चल रही थी, बहन जी को सुना उन्होंने, बहुत अच्छी स्पीच दे रही थी, बहुत धाकड़ मतलब एक बहुत अच्छी आवाज़ में स्पीच सुनी। तो जो नेता किसी को आगे बढ़ाना चाहता है ना तो वो देखता नहीं है। उन्होंने बहन जी को देखा, कौन है भाई, कौन बोल रहा है यार, ये तो बहुत अच्छी स्पीच है। तो उन्होंने बहन जी को देखा, बहन जी के घर पे चले गए, बहन जी के घर पे उनके घर परिवार से बात करी कि भाई मैंने तुम्हारी स्पीच सुनी, इस तरह से बातें हैं और तुम क्या बनना चाहती हो, मतलब तुम्हारे दिल में क्या है। तो बहन जी ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे IAS PCS कुछ भी बन के, अधिकारी बन के, और मैं गाँव की या समाज की या वंचित समाज जो गरीब तबके का लोग हैं उनके लिए सेवा करके और मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। लेकिन मान्यवर साहब तो हमारी ऊंची सोच के आदमी थे। उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी बन के समाज का भला नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें एक ऐसा लीडर बना दूंगा, एक ऐसा लीडर बना दूंगा कि तुम IAS PCS बनना चाह रहे हो, कि ऐसा लीडर बना दूंगा कि तुम्हारे पीछे एक हस्ताक्षर कराने के लिए IAS PCS की लाइन लगी रहेगी। तो इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। धन्य है हमारे मान्यवर कांशीराम साहब, जो आप तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन अपने बाद हमारे एक लिए एक आदर्श छोड़ गए बहन जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये था कि बहन जी ने काम किया 2012 में, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश ने सराहा है। उसके बाद अखिलेश जी आए, अब योगी जी हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन तीनों लोगों का जो काम है, अगर आप कंपेयर करें तो किसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया? योगी जी का आजकल लोग बहुत उनको भी सराह रहे हैं, तो उनका काम किस तरह से आप उनके काम को देखते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, बहन जी ने भी शिक्षा पे मेडिकल लाइन में बहुत काम किए, हॉस्पिटल्स बहुत बनवाए हैं, है नी, स्कूल्स बहुत बनवाए हैं। अखिलेश यादव जी ने अपना एक यमुना एक्सप्रेस भी बनाया। करते तो देखो सब लोग हैं काम पे, लेकिन एक वो होता है कि पढ़ा लिखा आदमी भी होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। और जो नीचे से गया है उन्होंने देखा है कि पढ़ाई और शिक्षा ऐसी चीज़ है कि इनको यार देना चाहिए बच्चों को, गरीब लोगों को भी, ये लोग पढ़ेंगे। और रही बात योगी जी की, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। सड़कें भी उनके जो शासन में बनी है, वो सड़कें भी उत्तर प्रदेश में जो बनी है वो काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा पे थोड़ा सा उन्होंने, मैं सही बताऊँ, उन्होंने बहुत काम कम किया है नहीं। शिक्षा पे उन्होंने अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा कोई बड़ा काम किया है कि हाँ भाई, एक हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनका कोई शिक्षा में बहुत बड़ा फोकस रहा है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शिक्षा पे कोई ज़्यादा काम किया है। तो ये थे जो हमारे साथ बात कर रहे थे, विक्रम सिंह जी थे, जो मायावती जी का पैतृक आवास है उसमें रह रहे थे। हमने अभी उनकी जुबानी मायावती जी के संघर्ष को जाना, इस गांव के बारे में जाना, और अब हम फिर आपको बता दें कि ये वही पैतृक घर है मायावती जी का, जहां वो मतलब उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद में अपने समाज को उठाने की उनके मन में भावना आई। बाबा भीमराव अंबेडकर के वो रास्ते पर चलती गई और अपने समाज के लिए खड़ी हुई।